सॉरी, हम लोग बातचीत कर रहे थे कि ये जो आधुनिक काल और मध्यकाल के बीच में क्या बदला है और क्या नया आया है, क्या पुराना आया है, इसमें इंटरनेट के बीच में व्यवधान डाला हो, बहुत ही माशाल्लाह चीज है। तो पहली चीज जिसने कि हमें प्रभावित किया, तेजी से प्रभावित किया, वो ये कि आधुनिक काल के आते ही सबसे पहला काम ये हुआ कि साहित्य के क्षेत्र से ईश्वर और धर्म की विदाई हुई, और ये काम बहुत साइलेंटली हुआ। पहली बातचीत में जो मैंने बात रखी थी वह अपनी जगह वहीं रहेगी, मैं उससे आगे निकलना चाहता हूं। वो ये कि जब हम ये कहते हैं कि मध्यकाल और आधुनिक काल के संदर्भ में हम लोग विचार करें और बहुत ही अच्छे ढंग से देखें, तो मध्यकाल में कविता थी, नाटक था, प्रबंध काव्य थे, महाकाव्य थे, कादंबरी जैसी रचना थी, लेकिन गद्य साहित्य नहीं था, आलोचना नहीं थी, उपन्यास नहीं था, कहानी थी। तो नया जब दौर शुरू हुआ, आधुनिक काल आया, तो आधुनिक काल अपने साथ में नया क्या लेकर आया? नया लेकर आया गद्य साहित्य, नया लेकर आया उपन्यास, नया लेकर आया वह निबंध और आलोचना जैसा एक महत्वपूर्ण डिसिप्लिन। पहले काव्य शास्त्र था, आलोचना नहीं थी। पहले काव्य थे, साहित्य नहीं था। पहले हमारे यहां मैन्युस्क्रिप्ट थी, पोथी थी, किताब नहीं थी। तो एक नए मीडियम के तौर पर बुक या पुस्तक का जन्म होता है, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। और एक नए मीडियम के तौर पर समाचार पत्रों का जन्म होता है, और नए मीडियम के तौर पर छापे की मशीन, प्रिंट टेक्नोलॉजी का आगमन होता है। और यह सबसे बड़ी क्रांतिकारी घटना थी भारत के संदर्भ में। प्रिंट रिवॉल्यूशन आया एकदम भिन्न पर्सपेक्टिव में। यूरोप में प्रिंट रिवॉल्यूशन आया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ मिलके, लेकिन भारत में जब प्रिंट रिवॉल्यूशन आया तो भारत गुलाम था, और भारत में जब प्रिंट रिवॉल्यूशन आया तो भयानक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और भयानक बेरोजगारी पैदा हुई। पुराने जो उद्योग धंधे थे उनको ब्रिटिश शासकों ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। तो इंडिया में जो प्रिंट रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, वो प्रिंट रिवॉल्यूशन शुरू हुआ औपनिवेशिक संदर्भ में, गुलामी की अवस्था में। यहां प्रिंट रिवॉल्यूशन जो है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ इंटीग्रेट करके नहीं आया, और ये बहुत बड़ा फर्क था। और जब किताब आ गई तो किताब साधारण चीज नहीं थी। किताब एज ए मीडियम, हमने किताब को अभी माध्यम की तरह तो पढ़ाते ही नहीं है क्लास में। हमारे शिक्षक, हमारे लेखक किताब की महत्ता तो बस वो सरस्वती की पूजा के लिए वो सिर पे लगाते हैं, उससे ज्यादा उसका ज्ञान नहीं है उनको। मध्यकाल को आधुनिक काल से अलग करने वाली तीन बड़ी चीजें थीं। पहली चीज थी साहित्य के केंद्र में ईश्वर की जगह मनुष्य का आना, धर्म की जगह सामाजिक यथार्थ का आना। दूसरी महत्वपूर्ण चीज थी छापे की मशीन का आना, पोथी की जगह किताब का आना। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज थी जिसने के पूरे प्रदेश को बदल दिया, वह था उपन्यास। उपन्यास एज ए जेनर, एक विधा रूप, आलोचना एक जेनर, एक विधा रूप,
ये जो चीजें थी, ये ऐसी चीजें हैं जिन्होंने कि पूरे के पूरे मध्यकाल को एकदम हमारे जीवन से खदेड़ के बाहर कर दिया। समूची मध्यकालीन मानसिकता जो थी, जो साहित्य में रची बसी थी, उसको एकदम बेदखल कर दिया। पहले जो लेखक था, जो लिखता था, मध्यकाल का जो लेखक था, जो लिखता था, वह हमेशा यही लिखता था कि वह अपने निजी भावों की अभिव्यक्ति कर रहा है। वह कभी यह नहीं कहता था सामाजिक भावों की अभिव्यक्ति कर रहा है। क्योंकि मध्यकाल की जो रचनाएं हैं वे सामाजिक भावों की अभिव्यक्ति नहीं करती। क्योंकि मध्यकाल के साहित्य में साहित्य और समाज का नहीं, साहित्य और धर्म, साहित्य और भगवान का मॉडल काम कर रहा था। लेकिन आधुनिक काल जब आता है तो ये मॉडल रिप्लेस होता है और इसकी जगह साहित्य और समाज के अंतर संबंध का मॉडल सामने आता है। तो पहले साहित्य के केंद्र में भगवान था, धर्म था और साहित्य था। साहित्य और भगवान के अंतर संबंध के बिना आप कोई चर्चा कर ही नहीं सकते थे। और अगर थोड़ा बहुत भगवान से मुक्ति पाई तो आप राजा के पास चले जाएंगे। तो राज दरबारी थे, दरबारी साहित्य था। और राजा जो था वो भगवान का ही रूप था। तो मियां की दौड़ मस्जिद तक। तो जो मध्यकाल के लेखकों के ऊपर, वो कबीर के ऊपर, वो तुलसी के ऊपर, वो सूर के ऊपर जो लोग बलिहारी हैं, उनसे पूछो कि मध्यकाल के लेखक कैसा शासक चाहते हैं। मैं बाद में चर्चा करूंगा इसकी। खाली देखो जाके, खाली सोचो कि मध्यकाल का जो लेखक है वह किस तरह के शासक और समाज की परिकल्पना करता है। मध्यकाल का कोई लेखक राजा के बिना शासन की परिकल्पना नहीं करता। राजा उसके शासन में है, राजा उसके शासन के केंद्र में है। राजा और प्रजा, राजा और प्रजा का अगर संबंध रहेगा तो लेखक कभी क्रांतिकारी नहीं बन सकता, चाहे वो जितना अच्छा लिखे, चाहे वो कबीर ही क्यों ना हो, चाहे वो और दूसरा लेखक क्यों ना हो। सवाल है नजरिए का कि लेखक अपने नजरिए से समाज को कहां से देखता है, कैसे देखता है। तो अगर नजरिए में राजा और प्रजा के संबंध हैं, जो कि कबीर के यहां भी हैं, वो तुलसी के यहां भी हैं, वो सूर के यहां भी हैं, वो और लेखकों के यहां भी हैं, तो प्रजा और राजा के संबंध में के आधार पर क्या आप सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं? वह लेखक की रचना सामाजिक परिवर्तन कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। तो जो लोग कबीर की पूजा करते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि कबीर जिस तरह के शासन की कल्पना पेश करते हैं, वह कल्पना क्या सामाजिक विकास में मदद कर सकती है? मैं कहूं जाति प्रथा नहीं होगी, तमाम अंधविश्वास नहीं होगा, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं होगी, राजा और प्रजा के संबंध होंगे। आप एक्सेप्ट करेंगे? जी नहीं। तो मध्यकाल पर बात करते समय, मध्यकाल में जो लेखक जिन कैटेगरीज में सोच रहे हैं, जिन पदबंधों में सोचते हैं, उन पदबंधों को हमने कभी खोल के देखा ही नहीं। हमारे यहाँ मध्यकाल का लेखक अभी तक पूजा की चीज है, आलोचना की चीज, हम उसे ठीक से बना ही नहीं पाए। हम उसके बारे में क्रिटिकली सोचते ही नहीं है कि आखिर वह लेखक किन कैटेगरीज में समाज को देखता है। अगर यह कैटेगरी होगी लेखक की कि वह राजा और प्रजा के संबंध के तौर पर देखेगा समाज को, तो वह समाज को कभी बदल नहीं सकता, चाहे उसकी रचना कितने भी अच्छे दृष्टिकोण से लिखी गई हो। क्योंकि नए समाज के लिए कबीर और तुलसी जिस समाज में पैदा हुए थे, जिस दौर में पैदा हुए थे, वह व्यापारिक पूंजीवाद के विकास का और शुरुआत का दौर था। कैपिटलिज्म आ चुका था, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। मर्केंटाइल कैपिटलिज्म की शुरुआत में अगर लेखक राजा और प्रजा के कैटेगरी में सोचता है कि बुरे राजा की जगह एक अच्छा राजा होना चाहिए, बुरे दरोगा की जगह एक अच्छा दरोगा होना चाहिए,
अगर किसी लेखक के दृष्टिकोण की ये चीज है तो ये चीज क्वेश्चन की जानी चाहिए, क्या इस कैटेगरी को बनाए रखकर क्या सामाजिक परिवर्तन संभव है? तो पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, इन पर मैं विस्तार से बाद में बात करूंगा और जरूर बात करूंगा मैं, वो ये कि पहले भगवान और साहित्य का मॉडल केंद्र में था मध्यकाल। मध्यकाल को पहली बार झटका लगा आधुनिक काल में कि साहित्य और समाज का मॉडल, साहित्य और समाज के अंतर संबंध का मॉडल केंद्र में आया। पहली बार ऐसा हुआ 19वीं शताब्दी में। भारत में कोई क्रांति नहीं हुई, कोई नास्तिकों ने कोई क्रांति नहीं की, ईश्वर के खिलाफ में कोई बगावत नहीं हुई, लेकिन साहित्य के क्षेत्र से ईश्वर को अपदस्थ कर दिया गया। और यह बहुत बड़ी एक तरह से मूक क्रांति थी जिसे कि समझा जाना चाहिए। जिस ईश्वर को, जिस धर्म को पिछले 2000 साल से आप साहित्य से बेदखल नहीं कर पाए, उस ईश्वर और धर्म को आपने साहित्य से 19वीं शताब्दी में बेदखल कर दिया। वो तमिल में हुआ, वो तेलुगु में हुआ, वो हिंदी में हुआ, वो बांग्ला में हुआ, हर भाषा में ये हुआ। तो कोई तो चीज है ऐसी, कोई तो चीज है ऐसी कि ईश्वर की जगह मनुष्य की प्रतिष्ठा की गई। ऊल जरूल कल्पनाओं में सोचने की बजाय यह कहा गया कि अब लेखक किन विषयों पर लिखेगा? सामाजिक विषयों पर लिखेगा, समाज की समस्याओं पर लिखेगा। लेखक के सरोकार सामाजिक सरोकार होंगे। पहले के लेखक के सामाजिक सरोकार नहीं थे। पहले के लेखक के जो सरोकार थे उनमें धर्म केंद्र में था और राजा केंद्र में था। अधिकतर लेखकों के यह चीज है। एक और चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। पहला जो दौर था, मध्यकाल का दौर था, उस मध्यकाल के दौर में एक सामान्य ब्यूटी थी उसकी कि वहां पर साहित्य बोलते थे, साहित्य सुनते थे, कविताएं गाई जाती थी, कविताएं सुनते थे लोग, मंदिरों में गाई जाती थी, लोग अपने मतलब जुलूस निकालते थे, अपने उसमें गाते हुए जाते थे, परिक्रमा करते हुए जाते थे, कविताएं गाते थे। तो कविता जो मंदिरों में गाई जाती थी या चौपाल पर गाई जाती थी, वो कविता सुनने वाले लोग थे, उनमें अधिकतर लोग ऐसे थे जो कि अशिक्षित थे। तो पहले मध्यकाल में ये संभव था कि आप साहित्य का आनंद लें और अशिक्षित भी रहें। लेकिन आधुनिक काल के आने के बाद में ये संभव नहीं था। आधुनिक काल के आने के बाद में साहित्य का आनंद वे भी लोग ले सकते थे जो कि अशिक्षित हैं, और साहित्य का आनंद वे भी लोग ले सकते थे जो शिक्षित हैं, क्योंकि साहित्य को पढ़ने के लिए शिक्षित होना जरूरी था। तो आधुनिक काल जब आया, पहले पढ़ाई कम होती थी, गुरुकुल थे या पर्सनल अपने इनिशिएटिव पे कोई पढ़ लिया तो पढ़ लिया मध्यकाल में। लेकिन आधुनिक काल जब आया तो एक नई चीज आई, वो आई मास एजुकेशन, सबके लिए शिक्षा। कोई भी व्यक्ति जाके पढ़ सकता था, कोई भी व्यक्ति जाके दाखिला ले सकता था और स्कूल में नाम लिखा सकता था। सबके लिए स्कूल खोले गए और यही जगह थी जहां से कि शिक्षित मध्य वर्ग का जन्म हुआ। क्योंकि शिक्षित हुए बिना आप उपन्यास नहीं पढ़ सकते थे, कहानी नहीं पढ़ सकते थे, रामायण नहीं पढ़ सकते थे। पहले रामायण सुन सकते थे, पहले रामायण सुनने का समय था आपके पास में, लेकिन अब रामायण सुनने की भी बात नहीं थी। रामायण अब छप गई थी, किताब के तौर पर आ गई थी। तो अब रामायण को पढ़ना है तो शिक्षित होना जरूरी था। यह सच है कि 19वीं शताब्दी में जो किताबें पहली बार छपी उनमें अधिकतर मध्यकाल की किताबें थी, धार्मिक साहित्य था, आधुनिक किताबें कम थी। लेकिन किताब एज ए मीडियम और न्यूज पत्र एज ए मीडियम, ये दो चीजें बहुत क्रांतिकारी थी। प्रिंट टेक्नोलॉजी और प्रिंट रेवोल्यूशन एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज था जिसने कि सारे के सारे आधुनिक समाज के ढांचे को दूर तक प्रभावित किया। छापे की मशीन की भूमिका को हमको कम करके नहीं देखना चाहिए। जबकि हमारे यहां छापे की मशीन, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ नहीं आई थी, हमारे यहां गुलामी थी हमारे यहां। बल्कि जो हमारे पहले से उद्योग धंधे चले आ रहे थे, जो कुटीर उद्योग था हमारा, वो तो अंग्रेजों ने तहस नहस कर दिया था। तो पूरे
डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में हमारे यहां प्रिंट रेवोल्यूशन हुआ, जबकि यूरोप में प्रिंट रेवोल्यूशन हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के संदर्भ में। तो यूरोप में जब पढ़ते हैं लोग, वो पढ़ाते हैं तो वो कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और प्रिंट रेवोल्यूशन साथ साथ आए, लेकिन हमारे यहां गुलामी और प्रिंट रेवोल्यूशन साथ साथ आए। तो हमारे जो प्रिंट रेवोल्यूशन है, प्रिंट रेवोल्यूशन ने बहुत ही दूरगामी किस्म के प्रभाव डाले हैं, जिन पर की चर्चा अमूमन हम लोग नहीं करते। कभी मौका लगेगा उसकी अलग से हम बातचीत करेंगे, लेकिन मैं जो चीज रेखांकित करना चाहता हूं वो ये कि आधुनिक काल को बनाने में जिस चीज ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जो नई चीजें आई जो कि मध्यकाल से आधुनिक काल को अलग करती हैं, वो क्या है? वो पहला यह है कि ईश्वर की जगह रचना के केंद्र में मनुष्य का आना, धर्म की जगह, राजा की जगह रचना के विषयों के क्षेत्र में सामाजिक जीवन और सामाजिक यथार्थ का आना, ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना है। एक और चीज है, कहानी थी पहले, उपन्यास तो नहीं था। महाकाव्य थे, प्रबंध काव्य थे, नाटक थे, उपन्यास नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ कि एक नए जेनर ने जन्म लिया, जिसे हम लोग उपन्यास कहते हैं। एक नए विधा रूप ने जन्म लिया। जो लोग साहित्य पढ़ते पढ़ाते हैं वो मतलब एक गलती करते हैं। वो क्या करते हैं गलती? वो गलती ये करते हैं कि वे कहते हैं कि जब प्रश्न किया जाता है ना, साहित्य की विधाओं के नाम बताइए, तो वे साहित्य की विधाओं के नाम बताते समय कहते हैं नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, कविता है, प्रबंध काव्य है, वगैरह वगैरह। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं और मिखाइल बाख्तिन के शब्दों में कहना चाहता हूं कि उपन्यास साहित्य की विभिन्न विधाओं में से एक विधा नहीं है। मिखाइल बाख्तिन पहला एक आलोचक था जिसने इस चीज को रेखांकित किया। वह व्यक्ति था जिसने कि स्टालिन को चुनौती दी थी सोवियत संघ में। स्टालिन ने मिखाइल बाख्तिन को साइबेरिया भेज दिया था, इतना बड़ा विद्वान था वो। उसने झुकने से इनकार किया। एक जमाने में जो प्रसिद्ध मार्क्सवादी थे जॉर्ज लुकाच ने नोवेल के नाम से एक किताब लिखी, और वो जॉर्ज लुकाच के स्टालिन के साथ में बहुत गहरे संबंध थे। बल्कि ये कह सकते हैं कि जॉर्ज लुकाच जो है वो साहित्य में स्टालिन के दृष्टिकोण का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन करते थे। लेकिन जब मिखाइल बाख्तिन की चीजें सामने आई और मिखाइल बाख्तिन का दृष्टिकोण सामने आया, तो जॉर्ज लुकास ने अपनी उपन्यास पर लिखी हुई कृति, उपन्यास ही नाम है उसका, उपन्यास के बारे में, उस कृति को कालांतर में डिसोन कर दिया, कहा कि ये मेरी रचना नहीं है, मैं इसके सारे विचारों से असहमत हूं। सारी दुनिया के लोग बहुत लंबे समय तक, क्योंकि मिखाइल बाख्तिन ने रशियन में लिखा था, वो अंग्रेजी में थी ही नहीं चीजें। लंबे समय के बाद पहली बार जब अंग्रेजी में चीजें ट्रांसलेट होकर आई, तो सारी दुनिया का साहित्य के बारे में नजरिया ही बदल गया। हमारे यहाँ भी साहित्यकारों के बीच में, लेखकों के बीच में अभी मिखाइल बाख्तिन पहुंचे नहीं हैं। तो हमारे यहाँ तो हम लोग इतने में ही खुश है, रामचंद्र शुक्ल पढ़ दिया, हजारी साहब द्विवेदी पढ़ दिए, और ज्यादा से ज्यादा जोर मारा तो नामवर सिंह पढ़ दिया, और कहा कि नामवर सिंह से ज्यादा महान तो आलोचक हुआ ही नहीं है। जबकि वास्तविकता यह है कि हिंदी के किसी भी आलोचक ने किसी भी जेनर का गंभीरता से अध्ययन नहीं किया। लेकिन हम में से किसी की साहस नहीं है कि हम ये बोलें, क्योंकि हमारे पास में हालत यह है कि हम बोलने के लिए हमारे पास में जीभ नहीं है, सिर्फ चमचागिरी के लिए जीभ है, आलोचना के लिए जीभ नहीं है। हमारे पास में आलोचना का विवेक नहीं है। मिखाइल बाख्तिन से मुझे प्रेरणा लेनी चाहिए, लेखकों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि वे स्टालिन के शासन का विरोध कर सके। जो बहुत सारे लोग
ये सोचते हैं कि हमारे यहां तो बहुत कुछ बड़ा बड़ा, अरे भाई बड़ा क्या लिखा है नामवर जी ने? पता किया जाना चाहिए नामवर जी ने किसी विधा पर कोई किताब लिखी है? किसी भी मार्क्सवादी लेखक पर कोई किताब लिखी है कि आप कहें कि वो मार्क्सवाद के बहुत बड़े आलोचक है? अरे भाई कभी कोई किताब ही नहीं लिखी किसी मार्क्सवादी लेखक पर, किसी मार्क्सवाद के सिद्धांत पर कोई किताब नहीं लिखी, मैं कैसे बड़ा आलोचक मान लूं? तो जिन लोगों ने काम किया है उसे आप पढ़ेंगे नहीं, उसे आप समझेंगे नहीं। आपने क्या किया? आपने कुछ फूलमाला हाथ में ले ली है, तो आप कुछ फूलमाला जो है नामवर जी पर चढ़ाइए, कुछ रामविलास शर्मा पर चढ़ाइए, कुछ रामचंद्र शुक्ल पर चढ़ाइए और सारा बगीचा ले जाके इनके ऊपर डाल दीजिए और उसके बाद कहिए हम साहित्य में सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा और ये जीवंत किस्सा है। कुछ साल पहले की घटना है। दुनिया के सबसे बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनमें से दो बड़े विश्वविख्यात इंटेलेक्चुअल्स, जब इंटरनेट पर सर्वे किया गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा अभी जीवित लोगों में सबसे महान बुद्धिजीवी कौन है, तो उसमें दो लोगों के नाम ऊपर आए। उसमें टॉप पर थे नोम चॉम्स्की और दूसरे थे उम्बर्तो इको। मुझे संयोग से उम्बर्तो इको को भी सुनने का मौका मिला, मुझे चॉम्स्की को भी सुनने का मौका मिला, मुझे एडवर्ड सईद को भी सुनने का मौका मिला, मुझे दरिदा को भी सुनने का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य था। मुझे अचानक पता चला 2 दिन पहले कि उम्बर्तो इको के दिल्ली में 4 व्याख्यान है, उनमें से एक पहला व्याख्यान जेएनयू में होगा। मैंने फ्लाइट की टिकट कटवाई, मैं सीधे दिल्ली, मैं जेएनयू आया और जेएनयू आने के बाद मैं बहुत खुश था इको को देख के, और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे इको पे किताब लिखनी चाहिए। दिलचस्प बात बता रहा हूं मैं आपको, पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था, जेएनयू के सभी टॉप इंटेलेक्चुअल्स वहां मौजूद थे, नामवर सिंह भी मौजूद थे और लोग भी मौजूद थे। इको आए बड़े स्टाइल में, अपने आराम से हाथ में कॉफी लिए हुए आए, ऑडिटोरियम में घुसे और वो ऑडिटोरियम में जो मंच पर चढ़ने वाली सीढ़ी है उस पर ऐसे ही बैठ गए और कॉफी पीने लगे। सब लोग देख रहे थे उनकी इस अनौपचारिकता को। वो बाद में मंच पर गए, वो बाकायदा अपना कंप्यूटर से, जैसे वो होता है ना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला, उस तरीके से अपना पर्चा तैयार करके लाए थे और वैसे बोल भी रहे थे। आप कल्पना कीजिए इको ने किस विषय पर बोला होगा। उम्बर्तो को इको ने अभिरुचि टेस्ट, अभिरुचि के प्रश्न को आधार बनाया और इसके लिए उन्होंने चुना किसे? उन्होंने चुना आनंदवर्धन को। आनंदवर्धन के यहां जो ध्वनि सिद्धांत में जो रस के संदर्भ में जो व्याख्या हुई है उसमें अभिरुचि की क्या धारणा है, उस पर वो पर्चा लिख के लाए इको। व्याख्यान के बाद में मैंने नामवर जी से कहा कि सर आपकी तो ये आदमी कहीं चर्चा ही नहीं करता, हिंदी के किसी लेखक की चर्चा नहीं करता। संस्कृत का 9वीं शताब्दी का आलोचक उसे मालूम है, लेकिन हिंदी के आलोचक के बारे में मालूम नहीं है कि नामवर जी ने रस पर क्या लिखा है, और जो लिखा है वो उतने महत्वपूर्ण काम का नहीं है। तो हमारे यहां दिक्कत क्या है? हमारे यहां जो पूजा भाव है, नामवर जी एकदम स्तब्ध थे कि इको संस्कृत पर। अब वह हॉल में जो जेएनयू के इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए थे वे पूछ रहे थे आनंदवर्धन कौन है। यानी जो वहां अंग्रेजीदा बुद्धिजीवी जिन पर के हम लोग बलिहारी होते रहते हैं, उनमें से अधिकतर लोग ये नहीं जानते थे। इवन जो मंच पर लोग बैठे हुए थे उसमें से भी लोग नहीं जानते थे कि आनंदवर्धन कौन है और उसने क्या लिखा है। लेकिन इटली का इंटेलेक्चुअल जो कि दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल, वह आनंदवर्धन को जानता था और उसने आनंदवर्धन की कृति पर, उसके एक पहलू पर, छोटे से पहलू पर, टेस्ट अभिरुचि के प्रश्न पर उसने एक पर्चा लिखा। करीब 50-60 पन्ने का पर्चा था वो। अब आप सोचिए, 9वीं शताब्दी के लेखक को इको जानते हैं, लेकिन 20वीं शताब्दी के जीनियस, हिंदी का जीनियस जो ताल ठोकते रहते ना हम जीनियस है, उनको इको नहीं जानते। एक और चीज, चूंकि बात अभी अचानक दिमाग में स्ट्राइक कर रही तो बता रहा हूं मैं आपको।
मनोविज्ञान में फ्रॉइड के बाद में जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, वह है लाका। लाका ने पहले इको को, जैसे जब मैंने सुना तो मेरे दिमाग में तत्काल स्ट्राइक किया, लाका पहला व्यक्ति था जिसने कि आनंदवर्धन के ही रस सिद्धांत को आधार बना के मनोवैज्ञानिकों के विश्व सम्मेलन में अपना की लेक्चर दिया था। तो हमारे यहाँ तो अभी आलोचना उस तरह से विकसित ही नहीं हुई एक डिसिप्लिन के तौर पर जैसे उसे विकसित होना चाहिए। जैसी मेहनत रशियन थियोरेटिशियन करते हैं, फ्रेंच थियोरेटिशियन करते हैं, अंग्रेजी के सिद्धांतकार करते हैं, हिंदी के सिद्धांतकार और आलोचक नहीं करते। हिंदी के लेखकों को खाली निबंध लिखने की आदत है, सिद्धांत विकसित करने की आदत नहीं है। हिंदी के जो आलोचक हैं उनको रिसर्च करने की आदत नहीं है। पूछा जाना चाहिए नामवर जी ने कोई रिसर्च की जीवन में, किसी कॉन्सेप्ट पर रिसर्च की? इतने महान विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, सबसे ज्यादा चेले, सबसे ज्यादा ताकत। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे निंदा के रूप में नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ फर्क बता रहा हूं। जो नई चीज घटी आधुनिक काल के आने के बाद, वो नई चीज क्या थी जो मध्यकाल से आधुनिक काल को अलग करती है? वो क्या है? वो है मनुष्य का रचना के केंद्र में आना और सामाजिक यथार्थ का रचना के केंद्र में आना, पहली चीज। दूसरी चीज जो घटी वो ये प्रिंट रेवोल्यूशन। थर्ड चीज जो घटी वो है उपन्यास, और उपन्यास को एक साहित्यिक विधा न माने। जैसे कि मिखाइल बाख्तिन कहते हैं, उपन्यास साहित्य की विभिन्न विधाओं में से एक विधा नहीं है, बल्कि ये विधाओं का सरताज है। उपन्यास जब आया तो उपन्यास अपने साथ में अनेक ऐसी चीजें लेकर आया जिनकी हमने कल्पना नहीं की थी। नया मिडिल क्लास पैदा हुआ, जिससे जैसा मैंने कहा कि साक्षरता की जरूरत महसूस हुई। पहले जो साहित्य के श्रोता थे, साहित्य के कंज्यूमर थे, उपभोक्ता थे, वे बिना शिक्षित हुए भी साहित्य सुन सकते थे, आनंद ले सकते थे। लेकिन आधुनिक काल में साहित्य का आनंद लेने के लिए शिक्षित होना जरूरी था। मध्यकाल में एक और चीज थी जिस पर के कभी सोचे हम लोग, कि मध्यकाल में व्यक्तिगत बोलने की आदत थी और व्यक्तिगत को छिपाने की भी आदत थी। ये जो अभी भी हमारे अधिकतर लोगों में जो व्यक्तिगत को छिपाने की आदत है, ये आदत मध्यकालीन भावबोध की एकदम सड़ी गली जो है परिणति है हमारे जीवन में। तो आधुनिक काल जब आया तो आधुनिक काल ने विस्फोट किया। आधुनिक काल ने पहला विस्फोट यह किया कि अब कोई चीज पर्सनल नहीं थी। लेखक के यहां पहले भक्ति काल में सब चीज पर्सनल थी, भक्ति भी पर्सनल थी, लेकिन आधुनिक काल में कोई चीज निजी नहीं थी और छुपाने के लिए नहीं थी, बल्कि सब कुछ बताने के लिए थी। मैं ये काम जो अभी आपके साथ कर रहा हूं, ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं छिपाना थोड़ी चाहता हूं। मैं ये भी नहीं चाहता कि आप मुझे विद्वान माने, ये पर्पस नहीं है मेरा। लेखक का काम यह है कि वह व्यक्तिगत को सार्वजनिक करे। मैं अगर जानता हूं कि मैंने टॉल्स्टॉय को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो मैं बताऊं लोगों को। मैंने तुलसी को अच्छे से पढ़ा है तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि बता। ये तो द्रोणाचार्य का दृष्टिकोण था कि वो ज्ञान को छुपाते थे और चुनिंदा लोगों को बताते थे। हम तो इस दृष्टिकोण को कभी मानते नहीं रहे। मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं माना इस बात को। मैं तो कभी छुपाता ही नहीं हूं। मैं तो कहता हूं कि तुम भी पढ़ लो। जो किताबें मैं पढ़ता हूं मैं चाहता हूं तुम भी पढ़ो। जो मैं जानता हूं मैं चाहता हूं कि तुम भी जानो। तो पहला जो एटीट्यूड में परिवर्तन आया, वो एटीट्यूड का परिवर्तन ये था कि पहले निजी भावों को छिपाते थे, निजी चीजों को छिपाते थे, लेकिन आधुनिक काल के बाद में नई चीज घटी। अब लेखक निजी को सार्वजनिक करने लगा। अब वो पर्सनल को छिपाता नहीं था, बल्कि ये भी कह सकते हैं लेखक की कोई चीज अब पर्सनल नहीं थी।
सब कुछ सामाजिक था। आप देखिए, अब आपके मन में ये जिज्ञासा तो हो ही सकती है ना, उठनी भी चाहिए कायदे से। आपने सवाल कभी पूछा हो अपने मन से, और नहीं पूछा हो तो आज पूछ लीजिए मेरे कहने से, कि मध्यकाल के लेखकों ने इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिखी। कालिदास ने कितनी सुंदर किताबें लिखी हैं, भवभूति ने कितनी सुंदर किताबें लिखी हैं, भारवी ने कितनी सुंदर किताबें लिखी हैं, भरत ने कितना सुंदर नाट्य शास्त्र लिखा है, तुलसीदास ने कितनी सुंदर रामचरितमानस लिखा है। लेकिन लेखक के पास में अपना जीवन परिचय लिखने की फुर्सत नहीं थी, कि सेंस ही नहीं था, बोध नहीं था। उसकी किताबें मिल जाएंगी लेकिन उसका अपने जीवन पर लिखा हुआ कुछ नहीं मिलेगा। कहीं एक आध पंक्ति कहीं मिल गई। क्योंकि लेखक अपनी पहचान से ही वंचित था, वह जानता ही नहीं था कि वह लेखक है। क्योंकि उसके दिमाग में कौन सी चीज थी, जो पर्सनल है उसे छिपाओ। तो लेखक प्रकाशित ही नहीं हुआ। और आगे जो चीज घटी वो ये घटी कि आधुनिक काल के आने के बाद में तेजी से ये परिवर्तन घटा कि अब लेखक की किताब छप के आई। तो लेखक की किताब छप के आने के साथ पहला काम ये हुआ कि लेखक की किताब छपती थी तो उस पर उसका परिचय जाता था, कि रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ये रामविलास शर्मा है, ये नामवर सिंह है, इनका एक छोटा सा परिचय, 5 लाइन 10 लाइन 4 लाइन। लेकिन ये 5 लाइन 10 लाइन भी लिखने का बोध मध्यकाल के लेखक के पास नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में एक चीज काम कर रही थी कि जो पर्सनल है उसे छिपाओ। तो लेखक को उद्घाटित करने, लेखक को प्रतिष्ठित करने और लेखक की पहचान को स्थापित करने, राइटर एज ए आइडेंटिटी पहली बार सामने आई। लेखक की अस्मिता का पहली बार उद्घाटन हुआ। मध्यकाल में लेखक तो थे लेकिन लेखक की आइडेंटिटी को हम नहीं जानते थे। इसलिए आप देखेंगे हर लेखक के बारे में ये डिस्प्यूट है, वो कब पैदा हुआ, कब मरा, बीवी कितनी थी, बच्चे कितने थे, कहां रहता था, कैसे रहता था, इन सब पे विवाद है, क्योंकि लेखक ने कुछ लिखा ही नहीं है, दूसरे लोग लिख रहे हैं तरह तरह से, और उसमें बहुत सारे झूठा सच्चा सब कुछ लिख रहे हैं। पहली बार लेखक ने अपने बारे में बताने की शुरुआत की आधुनिक काल के आने के बाद, और यह बड़ा परिवर्तन था। आधुनिक काल के आने के साथ ही आपके बीच में आत्मकथा जैसी चीज भी आई। लेखक जब अपने बारे में बताने लगा तो धीरे धीरे वो सब चीजें आने लगी। वहां निजी भाव थे, लेकिन अब यहां पर अपने सामाजिक भाव भी थे और समुदाय के भाव भी थे। यहां निजी सिर्फ निजी नहीं होता, मतलब जो दलित लिख रहे हैं वो दलित का क्या दावा है लेखकों का, उनका कहना यह है कि हम जो लिख रहे हैं वो हमारी सिर्फ निजी आत्मकथा नहीं है, बल्कि वह एक समुदाय की आत्मकथा है। तो नया जो दौर पैदा हुआ, जो आधुनिक काल के आने के साथ, छापे की मशीन के आने के साथ पैदा हुआ, उसमें निजी भावों के साथ साथ सामाजिक भाव और समुदाय के भाव ये रचना में आने लगे। कबीर तो थे, लेकिन कबीर की रचनाओं में समुदाय के भाव नहीं आए, कबीर की रचनाओं में व्यक्तिगत भाव नहीं आए। कबीर की रचनाओं को पढ़ने के बाद में आप भारतीय समाज कैसा था या हिंदी समाज कैसा था इसे आप नहीं जान सकते। लेकिन आज आप किसी भी एक दलित लेखक की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की, या मराठी के नामदेव ढसाल की, या किसी और लेखक की आप रचना लेकर, आप उसकी आत्मकथा लेकर आप एक पूरे समुदाय को, एक समाज के बहुत बड़े हिस्से को समझ सकते हैं। तो ये एक मेजर चेंज था। आखिरी चीज फिलहाल के संदर्भ में, वो ये कि ये जो नया जो दौर शुरू हुआ, इस नए दौर में जो चीजें सार्वजनिक होने लगी और सार्वजनिक होकर जब वो सामने आई तो इसने एक नया विपर्य घटा। जो सार्वजनिक था वो निजी हो गया और जो निजी था वो सार्वजनिक हो गया, और ये बहुत मेजर था।
संस्कृति के हर क्षेत्र को, साहित्य के हर क्षेत्र को, लेखक के, समाज के हर क्षेत्र को इस चीज ने प्रभावित किया। जो जनता की कला थी वो अभिजन की कला हो गई, और जो अभिजन की कला थी वो जनता की कला हो गई। एक बहुत ही आपको बुरी लगने वाली बात कह रहा हूं मैं, क्योंकि अधिकतर लोग हिंदी के लोग हैं। खड़ी बोली हिंदी, जिस खड़ी बोली में हम अभी बोल रहे हैं, खड़ी बोली हिंदी मध्यकाल में क्या जनभाषा थी? खड़ी बोली हिंदी का बड़े पैमाने पर राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल किया दक्षिण भारत में मुस्लिम शासकों ने। खड़ी बोली हिंदी जनभाषा नहीं थी। जनभाषा के तौर पर अवधी थी, भोजपुरी थी, ब्रिज थी, ये तमाम भाषाएं थी। खड़ी बोली हिंदी कुछ अवजन के परिवारों में बोली जाने वाली बोली थी। इवन 19वीं शताब्दी तक भी खड़ी बोली हिंदी खत्री व्यापारियों के घरों में बोली जाने वाली, उनके यहां बोली जाने वाली बोली थी, जनभाषा नहीं थी। तो खड़ी बोली हिंदी जिस पर आप गर्व करते हैं, उस खड़ी बोली हिंदी को औजार की तरह तमिल और तेलुगु भाषाओं की उपेक्षा करने के लिए दक्षिण भारत के जो मुस्लिम शासक थे, जिसे आप दक्षिणी हिंदी कहते हैं, वहां की लोकल भाषाओं के दमन के लिए राजभाषा के तौर पर उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने वहां राजभाषा के तौर पर अरबी या फारसी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि खड़ी बोली हिंदी का इस्तेमाल किया। तो अभी नया विपर्य घटा कि जो एलिट की लैंग्वेज थी वो अब जनता की लैंग्वेज बन गई। और जनता की लैंग्वेज बनना अपने आप में एक बड़ी चीज है। खड़ी बोली का जनभाषा के तौर पर रूपांतरण एक बड़ी चीज है। तो ये एक अदला बदली, जो अवजन के यहां चीजें इस्तेमाल में आती थी संस्कृति के क्षेत्र में, वे जन में चली गई, और जो जन के यहां इस्तेमाल में आती थी वो अवजन के क्षेत्र में चली गई। एक और चीज थी, वो ये कि समय बोध नहीं था, टाइम का सेंस नहीं होता था। समय बोध पैदा हुआ तब जब घड़ी आई। इसलिए पुरानी जो रचनाओं में समय बोध खोजना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, क्योंकि घड़ी नहीं थी। तो घड़ी जब आई तब आपके यहां टाइम का कॉन्सेप्ट आया, और टाइम का कॉन्सेप्ट आया तो उसने आपकी पूरी कल्चर को प्रभावित किया, साहित्य को भी प्रभावित किया। तो साहित्य में टाइम, समय, उसकी मौजूदगी दर्ज की गई। तो पुराने साहित्य में समय बोध नहीं है, टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है। नए साहित्य में टाइम का कॉन्सेप्ट है। पुराने साहित्य में बहुत कुछ ऐसा है जो कि कॉमन सेंस पर आधारित है। नया जो साहित्य है, नया जो दौर का साहित्य, आधुनिक काल के दौर का साहित्य है, ये कॉमन सेंस पर लिखा जाने वाला साहित्य नहीं है, बल्कि इस साहित्य में अंतर्बोध प्रमुख हैं। पुराने जो लेखक थे, जो जिन्होंने रचनाएं लिखी हैं, वहां लेखकों के और पात्रों के बीच में अधिकार बोध आपको दिखाई नहीं देगा। अधिकार बोध की भावना आधुनिक काल के आने के बाद पैदा हुई। आधुनिक काल के पहले लेखकों के बीच में, लेखक जो रचनाएं लिख रहे हैं, उन पात्रों के बीच में अधिकार बोध नहीं था। मसलन मैं एक छोटा सा बहुत ही मतलब इडियोसी भरा सवाल उठाना चाहता हूं। भाई दशरथ ने कैकेयी को कहा कि तुम मुझसे कभी वर मांग लेना, तो उसने वर मांगा, और वर में उसने जो मांगा आप सब लोग जानते हैं। रामचंद्र जी कह ही सकते थे कि पापा ये आपसे मांगा है,
पिताजी आपसे वर मांगा है, आप देने और वो जाने, मुझे बीच में क्यों ला रहे हैं कि मैं वनवास जाऊं? तो राम को भी अधिकार बोध नहीं था अपना। अधिकार बोध की भावना, अधिकार बोध का सेंस आधुनिक काल के आने के बाद पैदा होता है और वह साहित्य में दाखिल होता है। पहले का जितना भी साहित्य है वो अधिकार बोध के सेंस से रहित है। तो राम अपने अधिकार के बारे में जानते ही नहीं थे, तुलसी अपने अधिकार के बारे में नहीं जानते थे, दशरथ नहीं जानते थे, क्योंकि वहां अधिकार बोध ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। वहां के कौन सी चीज एग्जिस्ट करती थी? कॉमन सेंस और सामंजस्य। इसलिए हमारे यहां सामंजस्य पर बहुत जोर है। तो वहां सामंजस्य बिठाने पर लगे हुए हैं कि बेटा अच्छा है क्योंकि उसने बाप की बात मान ली, बाप ने वचन दिया था, बेटा जंगल चला गया। लेकिन अभी अधिकार बोध है, अभी कोई बेटा जो है वो राम की तरह वनवास नहीं जाना चाहेगा कि कहीं चाहे जितना मांगे दशरथ से, क्योंकि पहले का जो साहित्य था वो कॉमन सेंस और सामंजस्य, इन दो चीजों को ध्यान में रख के लिखा जाता था। तो वो सारी कहानी चाहे जिस लेखक को उठाइए आप, वो इसी के इर्द गिर्द चलती थी। वहां कंट्राडिक्शंस नहीं होते थे, लेकिन अब कंट्राडिक्शंस होते हैं, अधिकार बोध होता है। अब साहित्य की रचनाएं कंट्राडिक्शंस के बिना नहीं लिखी जाती, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज है। और यही वजह आधुनिक काल के साहित्य में सामंजस्य संभव नहीं है। आप किसी दलित से लिखवा दीजिए ऐसी रचना जिसमें सामंजस्य बोध हो, ब्राह्मण और दलित के बीच में, किसी आत्मकथा में आपको सामंजस्य बोध नहीं मिलेगा। लेकिन सबरी के बेर, ये सामंजस्य बोध है वहां। तो आधुनिक काल में सामंजस्य संभव नहीं है, आधुनिक काल में कॉमन सेंस संभव नहीं है, क्योंकि जब अधिकार बोध का जन्म हो चुका तो सामंजस्य के भाव बोध से मुक्ति जरूरी थी। अब जो कुछ है वो अधिकार बोध से तय होगा, अधिकार बोध के आधार पर सामंजस्य तय होगा। अधिकार बोध के बिना कोई सामंजस्य नहीं होगा। सामान्य सा लड़का, यंग 16-17 साल का लड़का भी अपने बाप की बात मानने को तैयार नहीं होता, अपना राइट छोड़ने को तैयार नहीं होता। पहले समय की धारणा नहीं थी, समय की बंदिश नहीं थी। अभी समय की धारणा भी है, समय की बंदिश भी है। मैंने 5 बजे कहा, पहले 4 बजे कहा था, फिर मैंने 5 बजे कहा। 5 समय की बंदिश है। मैं आया, लगा मैंने कहा है तो मुझे बैठना चाहिए। क्लास सुबह 10 बजे से 5 बजे शुरू होनी है। कोई शिक्षक लाख कोशिश कर ले कि वो कहे कि मैं 8 बजे क्लास लूंगा, कोई विद्यार्थी रुकेगा कैंपस में? नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी का टाइम फिक्स है, वो 10 से 5। तो समय की बंदिश एक बड़ी चीज थी, पहले समय की बंदिश नहीं थी। जब भी गए गुरुजी से पढ़ लिया, जब भी गए ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो पुराने जमाने में समय बोध नहीं था, सामंजस्य था और कॉमन सेंस था। और नया जमाना, इसमें समय दाखिल हो चुका है साहित्य में, टाइम जिसे हम लोग कहते हैं। इसमें कंट्राडिक्शन साहित्य में दाखिल हो चुके हैं, इसमें अधिकार बोध दाखिल हो चुका है। और ये चीज ऐसी है जिसने कि आधुनिक काल को, आधुनिक काल के साहित्य को, आधुनिक काल के नजरिए को मध्यकाल के साहित्य और नजरिए से एकदम अलग कर दिया। अब आप अपने आप निष्कर्ष निकाल लीजिए कि आधुनिक बनने के लिए क्या करना चाहिए। आधुनिक बनने के लिए धार्मिक बनना चाहिए या मनुष्य बनना चाहिए? आधुनिक लेखन के लिए धर्म की मर्यादाओं में लिखा जाए या समाज के अंतर विरोधों पर लिखा जाए? आधुनिक बनने के लिए अधिकार बोध के चेतना पैदा की जाए कि नहीं पैदा की जाए, जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं?
संविधान पहली ऐसी महान रचना है जो कि हमें अधिकार बोध देती है और अधिकार देती है। तो हम संविधान सम्मत चेतना की बात क्यों नहीं करते? हम अधिकार चेतना की बात क्यों नहीं करते? हम बार बार कबीर तुलसी जायसी, कबीर तुलसी जायसी क्यों करते हैं? जितनी बार आप अतीत में लौटेंगे, आप तय मानिए उतनी बार आप अधिकारों से वंचित होंगे। पुराना साहित्य आपको इस अधिकारहीनता से एक तरह से घेरता है और नया साहित्य आपको सामाजिक अंतर विरोधों पर सोचने के लिए विवश करता है। नया साहित्य आपके अंदर अधिकार बोध पैदा करता है और अधिकार बोध का मतलब यह है मनुष्य के क्या अधिकार हैं, जिसे हम लोग ह्यूमन राइट्स कहते हैं। मनुष्य के क्या संवैधानिक अधिकार हैं। तो मनुष्य के संवैधानिक अधिकार कौन परिभाषित कर रहा है? हमारा संविधान परिभाषित कर रहा है। तुलसी नहीं परिभाषित करते, कबीर नहीं परिभाषित करते, दादू नहीं परिभाषित करते। तो नए साहित्य के लिए, नए नजरिए के लिए, मध्यकालीन भावबोध से निकलने के लिए किन चीजों की जरूरत है? आधुनिक नजरिए की जरूरत है। और आधुनिक नजरिए को हासिल करने के लिए पहली शर्त है कि आप अपने को मनुष्य की आइडेंटिटी के तौर पर देखें, मनुष्य के तौर पर देखें। और साहित्य में जब लिखने जाएं, साहित्य में जब पढ़ने जाएं, साहित्यिक कृतियों को जब पढ़ें, लेखकों को पढ़ें, तो हम ये देखें कि वहां जीवन का कौन सा पहलू है जो सामने आया है, किस तरह के अंतर विरोध है जो सामने आए हैं। और यही वह चीज है जो कि आपको आधुनिक बनाती है। किसी का असम्मान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना विवेक भी खोने की जरूरत नहीं है। पहले सवाल ही नहीं उठते थे, अब सवाल उठते हैं। पहले असहमत नहीं होते थे, लेकिन अब असहमत होते हैं। पहले रचना के क्षेत्र में धर्म था और अब एक नई चीज है जिसे कि आप लास्ट आखिरी बात कह के मैं छोड़ रहा हूं। अब रचना के क्षेत्र में जीवन शैली और जीवन के रूप है, लाइफ स्टाइल। अब वो गया जमाना ट्रेजेडी, कॉमेडी, एपिक, त्रासदी, कामदी में लिखे जाने वाले सुख दुखात्मक रचनाओं का दौर गया। अब रचनाओं के केंद्र में जीवन के संस्कार हैं और जीवन की पद्धति है, जीवन शैली है। तो साहित्य ने किसे विषय बनाया अपना? साहित्य ने हमारी जीवन शैली को अपना मुख्य विषय बनाया है। जीवन के जो जीवंत रूप हैं वे साहित्य का मुख्य विषय बने हैं। तो हम साहित्य में जब दाखिल होते हैं, किसी लेखक की रचना पढ़ते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि जीवन शैली कैसी है। आप चाहे गोदान पढ़िए, चाहे आप मेला आंचल पढ़िए, चाहे आप किसी स्त्री का लिखा हुआ पढ़िए, वहां आपको जीवन के संस्कार, जीवन शैली के रूप और इसमें भी अधिकार बोध की चेतना और इनका जीवंत संदर्भ, ये एक बड़ा शिफ्ट है जो कि मध्यकाल में देखता है। मध्यकाल का लेखक जीवन शैली से जोड़कर नहीं देखता, वो जीवन शैली के साथ जोड़ना जानता ही नहीं। और आधुनिक काल का लेखक जीवन शैली के बिना लिख ही नहीं सकता। वो चाहे कविता लिखे, कहानी लिखे, उपन्यास लिखे, नाटक लिखे, पत्र लिखे, जो लिखे, जिस जेनर में इच्छा हो लिखे, वो व्यंग लिखे, जो इच्छा हो लिखे, वो जीवन शैली के बिना लिख नहीं सकता। वो जीवन के संस्कारों के बिना, उन पर सवाल खड़े किए बिना लिख नहीं सकता। वो कंट्राडिक्शन के बिना लिख नहीं सकता। तो अच्छे मनुष्य के लिए क्या चाहिए? हमें अच्छी जीवन शैली की जानकारी हो, हमें अच्छे संस्कारों की जानकारी हो,
हमें अंतर विरोधों को पढ़ने की और देखने की दृष्टि हो हमारे पास, और जब अधिकार हमारे चेतना का हिस्सा होंगे और अधिकार बोध से हम लैस होंगे, तो हम अधिकार बोध के आधार पर ही हम रिश्ते परिभाषित करेंगे। अभी रिश्ते अधिकार बोध के आधार पर परिभाषित करने की आदत तो विकसित ही नहीं हुई है, मजबूरी में होती है बहुत सारी चीजें। तो मध्यकाल से आधुनिक काल में जाने के लिए ये जरूरी है कि आप आधुनिक बने, आधुनिक दृष्टिकोण को लाएं, और जो सबसे जो मूल्यवान है, जिसको कि सब लोग जानते हैं कि जब मनुष्य के कंट्राडिक्शंस केंद्र में आएंगे तो आप तय करें कि आप किसके साथ हैं। जो फील करें वह आपकी अनुभूति मुख्य है। देखना होगा कि आपके पास में एक अच्छे मनुष्य की अनुभूति है कि नहीं है। जिनके पास में अच्छे मनुष्य की अनुभूति होती है, जिनके पास में अच्छी अनुभूतियां होती हैं, अच्छे संस्कार होते हैं, वे हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। ये चुप नहीं रहते। तो आधुनिक काल जो है वो चुप के खिलाफ बगावत है। जो पर्सनल था, जो छुपाया जा रहा था, जिसे छुपाने की कला हमने विकसित की थी, उस छुपाने की कला के खिलाफ बगावत है। ये अभिव्यक्ति का दौर है और यही इसकी सबसे बड़ी पूंजी है। तो अच्छा मनुष्य कौन? जो अपने को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके बिना किसी दबाव के। मैं आपको अपनी कह सकता हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत विशाल, कोई बली आदमी हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। मेरे पास अगर विपत्ति गिर पड़े तो मैं उसमें कुचल के मर जाऊंगा, लेकिन मानसिकता मेरी है, मेरा एटीट्यूड है, मेरा दृष्टिकोण है, मुझे किसी से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं कभी अपने जीवन में, ये मैंने अपने साहित्य से सीखा, मैंने अपने दोस्तों से सीखा, मैं अपने जीवन में कभी भी मैं अन्याय के साथ खड़ा नहीं हुआ। मैंने हमेशा न्याय का पक्ष लिया। मैंने अपने जीवन में भी न्याय का पक्ष लिया, क्योंकि आधुनिक बनने की शर्त है कि न्याय के साथ खड़े रहो, अन्याय का समर्थन मत करो। साहित्य को लिखने की भी शर्त है कि न्याय के साथ खड़े रहो, और न्याय के साथ खड़े होने के लिए, अधिकार बोध की चेतना के लिए जो चीज जरूरी है, जो कि मध्यकाल में नहीं थी, वह था समानता बोध। मेरे सारे विद्यार्थी जो मुझसे पढ़े हैं, मैंने 27 साल में हजारों विद्यार्थी पढ़ाए हैं। मैं अकेला सौभाग्यशाली शिक्षक था जिसको विद्यार्थी जो है बिना बेहिचक, हाँ डरते बहुत थे मुझसे, लेकिन बेहिचक मुझसे संपर्क कर सकते थे, बेइंतहा प्यार करते थे। अभी कोई फोन नहीं करता, लेकिन मुझे कोई परेशानी थोड़ी, लेकिन मैं अगर किसी से कह दूं कि मेरा ये काम है, दौड़ के जाएंगे वो चाहे जितना बड़ा हो जाए वो। क्यों? क्योंकि मैंने अपने शिक्षक के नाते अपने विद्यार्थियों के साथ में समानतावादी रिश्ता बनाया। यह समानतावादी रिश्ता आपका पत्नी के संबंधों में भी होता है, यह समानतावादी रिश्ता आपका अपने बच्चों के साथ भी होता है, यह समानतावादी रिश्ता नागरिकों के साथ में भी होता है। मध्यकाल का साहित्य हायरार्की को बनाए रखता है, आधुनिक काल का दृष्टिकोण, आधुनिक काल का साहित्य हायरार्की को, ये ऊंच नीच का जो भेद है, इसको चुनौती देता है। ये छोटे बड़े का जो भेद है उसे चुनौती देता है, और यही वह चीज है जो कि आधुनिक मनुष्य बनाने में एक तरह से सीमेंट का काम करती है। अच्छा आधुनिक मनुष्य कौन? जो न्याय के पक्ष में खड़ा हो और समानतावादी हो। यह चीज बुनियादी तौर पर मध्यकाल से आधुनिक काल को अलग करती है, मध्यकालीन बोध से आधुनिक भाव बोध को अलग करती है, और मध्यकालीन मनुष्य से आधुनिक मनुष्य को अलग करती है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।